So welcome back guys to our YouTube channel JK Exam Cracker. It's me your mentor विकास दास और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट बायोलॉजी के 15 MCQs टॉप क्लास, जो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है अकाउंट असिस्टेंट का उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ फोर्थ क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे के सारे MCQs लिखे हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज लास्ट MCQs की जो वीडियो थी वो 30 MCQs पे स्टॉप हुआ था, उससे पहले 15 हो गया है। तो ये करंटली ये थर्ड पार्ट है आपके MCQs का, जिसमें 15 अगेन टॉप क्लास 15 MCQs में लेके आपके लिए आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ आप रीड कर सकते हैं वहां पे विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर, विटामिन्स किस चीज के लिए नेसेसरी है? ऑप्शंस आर नॉर्मल ग्रोथ, गुड विजन, गुड हेल्थ एंड ऑल ऑफ दीज। अगर आपको याद आ रहा हो तो हर एक विटामिन की ना बहुत सारी किस्में हैं, ए, B1, B2, B3, B4, B5, B6 से B12, देन विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, बहुत सारे टाइप्स है। तो हर एक विटामिन का अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गुड विजन की बात करूँ, आपको पता होगा विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। विटामिन ए ग्रीन वेजीज में होती है, याद है आपको मैंने बताया था। विटामिन ए जो है वो गुड विजन, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, याद होगा। नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी, रिकेट्स वाली बीमारी के बारे में याद होगा आपको कि रिकेट्स के बारे में बताया था। गुड हेल्थ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं ही है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी है, लेकिन विटामिन्स भी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन फिट बैठते हैं इसलिए इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनका जो सिक्रीशंस होता है वो किसी डक्ट में नहीं जाता, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो इसके ऑप्शन है A, B, C, D। इसमें जो A है लिवर, लिवर जो है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। B जो है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, किडनी वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बचा एंडोक्राइन ग्लैंड, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इसका सही आंसर है, ठीक है गाइस। तो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, अभी मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर लिखा है मैंने, गुड विजन के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा विटामिन ए, सही जवाब, ठीक है ना गाइस। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट इसका ना रट्टा मार के इसका आंसर याद होना चाहिए आपको टोटली। तो जब आपको ये दिखे कि हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स, ये सवाल दिखे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, शांति से कोई ऑप्शन नहीं देखना है, चुपचाप जहां पर 31 नर्व्स दिखे वहां पर टिक कर देना, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज ड्यू टू, फ्रूट में स्वीट टेस्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यहां पर ऑप्शन है माल्टोज, राइबोस, लैक्टोस और फ्रुक्टोस। माल्टोस, राइबोस और लैक्टोस ये सारे शुगर है, लेकिन फ्रूट शुगर है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फ्रूट की बात की है तो फ्रूट का जो शुगरी टेस्ट है, जो स्वीट टेस्ट है, वो फ्रूट शुगर की वजह से रहेगा। और फ्रूट शुगर आप रिलेट कर सकते हैं फ्रूट शुगर, फ्रक्टोस, फ्रूट शुगर को फ्रक्टोस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फ्रक्टोस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेस। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम की कमी क्या करती है? बचपन से सुन रहे हैं कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जहां वीक बोन्स वाला ऑप्शन होगा वो देख लेना। पहला ऑप्शन दिया डिस्टर्ब्ड प्रोटीन, नहीं। डिस्टर्ब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नहीं। लो बीपी, बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, ठीक है, वो भी नहीं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वीकनेस ऑफ टीथ एंड बोन, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी वीकनेस कॉज करती है टीथ और बोन्स में, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट नहीं है? अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे को देख रहे हैं इस टाइम, उनको पता होगा जो 6th मॉक टेस्ट हुआ था उसमें ये वाला सवाल आया था, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी गलत किया है। आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, C6H12O6। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो बच्चों ने क्या किया था, सोचा था कार्बो फॉर कार्बन, हाइड्रेट फॉर हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को कर दिया था सही आंसर की ऑक्सीजन इसमें होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका फॉर्मूला देखोगे तो ऑक्सीजन भी है भाई, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन तो नहीं दिख रहा आपको, तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, ठीक है गाइस, है वैसे बहुत आसान। अच्छा, हाउ मेनी कैलोरीज आर इन 1 पाउंड ऑफ फैट। अच्छा, अगर एक पाउंड फैट जो है वो बर्न होता है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी एनर्जी उसमें मिल जाती है? तो 1 पाउंड फैट में कितनी एनर्जी होती है? कैलोरीज के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी होगी कैलोरीज के हिसाब से? सीधे याद रखना, 1 पाउंड वर्ड जहां आएगा वहां पर 3500 आपने ऑप्शन डाल देना। 1 पाउंड इज इक्वल टू 3500 कैलोरीज, 1 पाउंड ऑफ फैट इज इक्वल टू 3500 कैलोरीज, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय, अब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में।
एक्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होती है कि हमारा पावर ताकि हम फाइट बैक करें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट या डिजीज से, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट से अगर हम फाइट बैक करते हैं, हमारी बॉडी फाइट बैक करती है इंटरनल सिस्टम से, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब फाइट बैक करने का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, है ना, आपको याद होगा इम्यूनिटी का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, पूरी की पूरी बॉडी जो है इम्यूनिटी वाला काम करती है। यहाँ पर है कि एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कैसे आएगा? नेचुरल इन्फेक्शन आ सकता है इससे, मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नेचुरल इन्फेक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, न्यूली बॉर्न बेबी है उसको कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में कॉमन कोल्ड के जो वायरस होंगे या कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट उसकी बॉडी में एंटर किया होगा, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी वाले सेल्स बनेंगे जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहा हूँ, वो वाले सेल्स बनेंगे क्योंकि उसमें वायरस एंटर हुआ है। वायरस के एंटर होने के साथ साथ बॉडी का सिस्टम, इम्यूनिटी वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और इम्यूनिटी क्या करती है, बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है ज्यादा, ठीक है, ताकि, और एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या बनाती है दोस्तों? एंटीबॉडीज बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं लेकिन एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का काम क्या है? वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसको फाइट बैक करना, उसको खत्म करना। तो नेचुरल इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कॉज कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सही बात है। वैक्सीन्स होता है एक्सटर्नली जब हम इम्यूनिटी गेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन आपने देखी होगी, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन होती हैं। तो बहुत सारी वैक्सीन जो होती हैं उनका काम क्या, हम एक्सटर्नली वैक्सीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप हमने लिया, तो वो जो पोलियो ड्रॉप होगा, वो जो हम लेते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो वो जो 2 बूंद हैं वो दरअसल कोई दवाई नहीं होती, वो दरअसल वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोलियो के, ठीक है गाइस। वो क्या करते हैं, जब हम वो 2 बूंद लेते हैं, वो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाता है, और वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करता है। इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है एक बार, फिर एंटीबॉडीज बनती हैं, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जो डेड और वीक है वो तो आगे बहुत वीक है और डेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर हुआ हमारी बॉडी में, वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो इम्यूनिटी क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या उस डिजीज कॉजिंग एजेंट पे असर करती है, अपना काम करती है, और उनको फाइट बैक करके उनको खत्म कर देती है, ठीक है गाइस। अब जिसकी वजह से वो सेल्स तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन वो वो क्या कहते हैं, वो डिजीज कॉजिंग एजेंट तो खत्म हो गए, लेकिन वो जो इम्यूनिटी कॉज करने वाले जो सेल्स थे वो तो वहीं पर रह गए, वो जो सेल्स वहीं पर रहे हैं, वो सेल्स क्या करेंगे, अब कोई भी एक्सटर्नली डिजीज कॉजिंग एजेंट वैसा ही आ जाए पोलियो का, तो उससे फाइट बैक करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि वो तो पहले से प्रिपेयर्ड रह गए ना। तो यही करते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन से भी हमारी इम्यूनिटी आती है। तो आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। टॉक्सॉइड्स, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जो टॉक्सिन्स को फाइट बैक करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन एंटर हुआ उसको फाइट बैक करने में हेल्प करते हैं, तो तीनों के तीनों इम्यूनिटी कॉज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड is constituted by, besides carbohydrates a major source of energy in food is constituted by, कहता है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कौन सा फूड का सोर्स हमारी बॉडी में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स कैरी करता है और हमें देता है। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा डाटा बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी को 17 किलो जूल्स एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को 17 किलो जूल एनर्जी देता है, एग्जैक्टली सेम लगभग। मिनरल्स हमारी बॉडी को 10 से 15 किलो जूल एनर्जी देता है, और विटामिन्स भी 8 to 15 किलो जूल एनर्जी देता है, ठीक है गाइस। लेकिन बचा फैट, आपको लग रहा होगा फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन फैट जो है फैट सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है, वो एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है, वो देता है कोई 31 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है गाइस, 31 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो इन सबसे ज्यादा ऑप्शन तो फैट्स का ही है, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फैट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल, एनारोबिक रेस्पिरेशन से उठाया हुआ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इज नोन एज, कहता है वो प्रोसेस जिसमें हम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है गाइस, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करते हैं, शुगर में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहां पर दे रखा है इमल्सिफिकेशन। तीसरी वीडियो चल रही है, 2 लेक्चर्स हो गए, सब में इमल्सिफिकेशन का जिक्र रहा है। इमल्सिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, बाइल जूस जो होता है लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल फैटी ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, और फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर शुगर तो बना ही नहीं, तो इमल्सिफिकेशन आंसर नहीं हो सकता।
फिर आगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ के एस्टर बनते हैं। ये केमिस्ट्री का है, जो केमिस्ट्री की मैम है आपके या कोई भी जो केमिस्ट्री मेंटोर है आपका, आप उनसे ज़रूर ये सवाल पूछिए, वो ज़रूर बताएंगे आपको। तो एस्टरिफिकेशन होता है जिसमें एस्टर बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ के, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि इसमें एस्टर हमें चाहिए शुगर। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसकी डेफिनेशन 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इज नोन एज, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, स्टार्च इनटू अल्कोहल है ये सवाल, थोड़ा सा देखिएगा, करेक्शन करिएगा। स्टार्च इनटू अल्कोहल, मैं भी जब सवाल लिख रहे थे तब थोड़ा ध्यान नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। तो द फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू अल्कोहल या शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शुगर और स्टार्च एक ही फॉर्म रहती है। शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, आंसर है इसका, याद रखिएगा, ठीक है गाइस। विच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कहता है इसमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया से होता है। इसका आंसर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, स्ट्रेप थ्रोट है। स्ट्रेप थ्रोट जब गला पकता है, कोई बाहर से हम अनकवर्ड फूड खा लेते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते, ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी हो या कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट हो, बैक्टीरिया हो, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से, मलेरिया जो है वो आपका डिजीज़ है क्या मॉस्किटो की वजह से, चिकन पॉक्स अगेन क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स इज अगेन वायरल डिजीज़। तो ये सारी की सारी वायरल डिजीज़ हैं, मलेरिया वाली मॉस्किटो की वजह से, जो बैक्टीरिया की वजह से बची वो है स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है, याद रखिएगा। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, सबसे इजी क्वेश्चन, कहता है ब्रेन का वो वाला पार्ट जो हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग और हार्ट बीट टाइप। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जहां ब्रीदिंग और हार्ट बीट की बात आई वहां पर ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, याद रखिएगा। ये नाम काफी थोड़ा सा टफ हो जाता है नाम बच्चों को याद रखने में, पर याद रखिएगा, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटीज, कहता है कौन सा विटामिन है जो इसको कोबाल्ट चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक ऐसा विटामिन है जिसको सिर्फ कोबाल्ट की प्रेजेंस में जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है। आपको जब मैं विटामिन वाला लेक्चर अगर आपको याद हो, नहीं देखिए तो मेरी प्लेलिस्ट बनी है पूरी, उसमें सेकंड लास्ट वीडियो है विटामिन के ऊपर, विटामिन और विटामिन डेफिशिएंसी के ऊपर, उसमें मैंने विटामिन B12 के आगे एक नाम लिखा है कोबालामीन, ठीक है, तो ये एक नाम लिखा है विटामिन B12 के आगे। तो जो नाम है कोबालामीन वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कोबाल्ट को, तो ऑब्वियसली इसका आंसर विटामिन B12 होने वाला है, ठीक है गाइस, थोड़ा देखिएगा। एड्स अफेक्ट अपॉन ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इसका डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि एड्स हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, तो इसका आंसर लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिएगा। तो ये रहे आज के फिर से टॉप क्लास 15 MCQs। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही हो, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी कोई भी कमी पेशी हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए मुझे, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर कर रहा हूँ, जिसको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है मैं उसको टेक्स्ट ज़रूर करता हूँ या उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर कर देता हूँ डाउट्स के ऊपर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लिख के ज़रूर बताइए, और एक बारी अगर इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होता स्टार्टिंग में ही, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको लेने नहीं दिया अगेन, क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने लिख के बोला था कि सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए हमें, तो स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया मैंने आपको, सॉरी फॉर दैट। लेकिन तब भी आप अपनी एक कैलकुलेशन बनाओ कि आपने कितने मार्क्स गेन किए इसमें, अगर 15 है तो किसके 15 आ रहे हैं वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में, 14 लिखो वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में। और क्या आप इस टॉप 100 MCQs के बाद और 50 MCQs लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भरिए, पूरा लिखिए कि कितने और MCQs चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको 100 दे दूंगा, उसके बाद 4 दिन रह गए हैं, मैं आपको ये 100 जो है कल तक कंप्लीट करवा दूंगा, कल और परसों तक कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये जो 100 MCQs हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्या उसके बाद आपको और 50 MCQs प्रैक्टिस करने हैं, और 50 MCQs चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। और ज़्यादा टारगेट नहीं लेता हूँ मैं, टारगेट लेता हूँ यहाँ पर 250 कमेंट्स का और 600 लाइक्स का, ये मेरा टारगेट है। तो जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप एक अपना टारगेट अचीव करिए, आप भी मुझे हेल्प करिए कि ताकि मैं अपना एक टारगेट अचीव करूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, 600 लाइक्स एंड 250 कमेंट्स, ये मेरा टारगेट है। तो प्लीज़ कमेंट भी करिए जी दिल खोल के, लाइक्स भी करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन यहाँ पर कहीं होगा रेड कलर का, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, 10 को एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो कोई भी वीडियो आती है डेली की 4-4, 5-5 वीडियोस डल रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई वीडियो छूट जाए। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको पता चले।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सारा का सारा आता हो। जिसको नहीं आता और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।